Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was November 8, 2022 is which birth anniversary of first Sikh Guru Nanak Dev? And correct answer for this question is 553rd. Next question was in which year Mandal Commission submitted its report, and correct answer for this question is 1980. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this particular news here is talking about Nicobar project gets assent for diversion of 130 square kilometer of forest. चलिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझने के पहले समझ लीजिए आखिर हुआ क्या है। नीति आयोग ने रिसेंटली अपना एक पायलट प्रोजेक्ट है 72,000 करोड़ रुपीस का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट उसको लॉन्च किया था ग्रेट निकोबार आइलैंड में। दैट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा पोर्ट्स, एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स, टाउनशिप, जो कि लगभग स्प्रेड होगा 130.75 स्क्वायर किलोमीटर्स पर। ठीक है, अब इस पर एक्चुअली जो इकोलॉजिस्ट और रिसर्चर थे उन्होंने इस पर कंसर्न जताया था। उसी का रिजल्ट है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने इस फर्स्ट फेज़ को जो इस प्रोजेक्ट का है उसको हरी झंडी दे दी है। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सटेंशन कितना बड़ा है। ये डाइवर्जन यहाँ पर क्लियर करेगा तो लगभग 8 लाख से भी ज़्यादा जो पेड़ है यहाँ पर उनको कट किया जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। साथ ही यहाँ पर जिस एरिया के बारे में बात की जा रही है ये 15% पूरे निकोबार आइलैंड का कवर करता है विथ थिक फॉरेस्ट। और अगर हम इसके एक्सपेंशन की बात करें तो इट कवर्स ऑलमोस्ट 900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। रिसेंट टाइम में किसी भी डाइवर्जन प्रोजेक्ट के लिए एक बार में इतने बड़े एरिया को क्लियर करने का ये पहला काम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ बहुत सारे इश्यूज अटैच थे। रिसेंटली EIA दैट स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उन्होंने बताया कि बहुत इनएप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला था कि ये जो आइलैंड है इसके जो एरिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है दैट इज़ 145 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऑफिशियल फिगर हैं जो कि सिर्फ बोल रहे हैं कि ये 910 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही है। ऐसे ही यहाँ पर बात की जा रही है कि जो गैलेथिया पोर्ट है उसके किसी भी रिकॉर्ड में ये नहीं मिला है कि यहाँ पर कोरल रीफ्स हैं। वहीं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो बताता है ये एरिया कंसिस्ट करता है 116 हेक्टेयर के कोरल रीफ्स स्प्रेड को। अब एनवायरमेंटलिस्ट को जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर लग रहा है वो है गैलेथिया बे। आप सभी को जैसे पता होगा अंडमान निकोबार में ही क्या सिचुएटेड है गैलेथिया नेशनल पार्क, विच इज़ बेसिकली लोकेटेड इन द आइलैंड्स ऑफ ग्रेट निकोबार। अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें तो ये लगभग 110 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क जो है वो प्राइम नेस्टिंग हैबिटेंट है फॉर द निकोबार मेगापॉड। ठीक है, जो कि एक एंडेमिक स्पीशी भी मानी जाती है। तो यहाँ पर साथ ही इसके अलावा जाइंट लेदर बैग्स भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो एनवायरमेंटलिस्ट का बोलना ये है कि ये प्रोजेक्ट है वो जो इम्पैक्ट डालेगा वो अपने टर्टल्स और मेगापॉड की नेस्टिंग साइट और साथ ही यहाँ पर जो कोरल रीफ्स का एक्सटेंशन देखने को मिलता है जो कि लगभग 116 हेक्टेयर में फैला हुआ है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर साथ ही क्या हो रही है कि इनका बोलना ये है कि मैनी रिजर्व्ड एरिया आर एक्सपेक्टेड टू बी डीनोटिफाइड फॉर द प्रोजेक्ट including the land under Great Nicobar Biosphere Reserve and a tribal reserve। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा हमारी इंडिजीनियस ओंगे ट्राइब पर और इसी को लेकर इसका लगातार विरोध किया जा रहा था। चलिए, तो आर्टिकल के साथ जैसा हमारा काम है हम आर्टिकल के साथ हमेशा एक स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हैं, तो देख लेते हैं स्टैटिक पोर्शन क्या बोलता है। अब जब हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करते हैं तो हमें पता है ये बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, जैसे आपको यहाँ पर इमेज में क्लियरली दिख रहा होगा। साथ ही अब अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें तो आपको एक और चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि अंडमान निकोबार आर्किपेलागो बेसिकली किसके फॉर्मेशन की वजह से बना है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड दी बर्मन माइनर प्लेट। ठीक है,
साथ ही अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो साउथवर्ड एक्सटेंशन बोले जाते हैं किसका, अराकन योमा का। अराकन योमा क्या है, एक माउंटेन रेंज है, चेन है किसका, पूर्वांचल हिल का एक्सटेंशन जिसे बोला जाता है म्यांमार में। ठीक है, तो ये तो थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम अंडमान आर्किपेलागो पे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन कैसे निकल के आ सकते हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक बार 10 डिग्री चैनल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स 2014 में कि 10 डिग्री चैनल किस किस को डिवाइड करता है। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज नदर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, और इसके बाद आपका क्या शुरू हो जाएगा, निकोबार आर्किपेलागो। तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को कौन डिवाइड करता है, दैट इज 10 डिग्री चैनल, जो आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो आप ये देख पा रहे हैं ये साउथ अंडमान है एंड दिस इज लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को डिवाइड करने वाला जो पैसेज है दैट इज डंकन पैसेज, इनके बीच में यहाँ पर बना हुआ है, आप ये भी याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप और मिनी क्वाई के बीच में कौन सा चैनल इस्टेब्लिश है, तो आप याद रखेंगे दैट इज 9 डिग्री, वेयर इज मिनी क्वाई और मालदीव्स के बीच में सिचुएटेड है 8 डिग्री। तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, मालदीव्स और मिनी क्वाई के बीच में 8 डिग्री चैनल। आगे आएंगे तो मिनी क्वाई और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। देन लिटिल अंडमान एंड निकोबार के बीच में हमें क्या देखने मिलेगा, 10 डिग्री चैनल, वेयर एज निकोबार के ही एंड में हमें क्या देखने मिलेगी, सदर्न मोस्ट टिप इंदिरा पॉइंट। साथ ही आप यहाँ पर एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो ग्रैंड चैनल है इट इज़ बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड द सुमात्रन आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। ऑलराइट, चलिए, तो अब हालांकि इस पर्टिकुलर न्यूज़ में किसके बारे में बात की गई है, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के बारे में, तो इसको समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द सदर्न मोस्ट आइलैंड्स ऑफ द निकोबार आइलैंड्स आर्किपेलागो। अगर हम इसके एरिया कवरेज की बात करें तो ये कवर करता है 1,03,870 हेक्टेयर का एरिया। ऑलराइट, और इसके पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। अब अगर हम यहाँ पे रहने वाली ट्राइब्स के बारे में बात करें तो एक तो ओंगे ट्राइब मैंने आपको बताया कि इन पे काफ़ी खतरा है। इसी के अलावा जो मंगोलाइट शॉम्पेन ट्राइब्स भी हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर खतरा बताया जा रहा है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, जैसे कि 2004 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ओंगे ट्राइब कहाँ पर रहती है। ठीक है, ऐसे ही 2009 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें शॉम्पेन ट्राइब के बारे में पूछा जा चुका है। रिसेंटली हमने जरावाज या जारवास के बारे में भी डिस्कस किया है जो भी अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी न्यूज़ को आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कवर करना है। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज टॉकिंग अबाउट दैट ऑनगोइंग जो एक्सरसाइज है गरुण 7 जो कि कहाँ चल रही है, जोधपुर में। उसको ज्वाइन किया है चीफ ऑफ इंडियन एंड फ्रेंच एयर फोर्सेस ने। ठीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर न्यूज़ सेगमेंट से क्या जानना ज़रूरी है कि जो गरुण एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में होती है, तो इट कंडक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच एयर फोर्सेस। हालांकि अभी इसको कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो ऑनगोइंग एक्सरसाइज है ये जोधपुर में कंडक्ट की जा रही है और ये इसका 7th फेज़ है। ऑलराइट, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये पहला टाइम है जब किसी भी गरुण एक्सरसाइज में या फिर किसी भी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जैसे तेजस एंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं प्रचंड, उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाया गया है। चलिए, तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि इन एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम इनके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो ये पहले तो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इसी के साथ इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती हैं वो प्रमोट करती हैं प्रोफेशनल इंटरेक्शन को, एक्सपीरियंस के एक्सचेंज को, साथ ही सबके लिए अपने अपने एक अलग ऑपरेशनल नॉलेज होते हैं वो भी लोग यहाँ पर शेयर कर पाते हैं। बिसाइड्स दिस ये दो कंट्री के बीच के जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करते हैं। तो गरुणा के अलावा भी और भी कुछ एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और फ्रेंच
आर्मी के बीच में यहाँ पर की जाती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डेजर्ट नाइट 21 जो कि एक एयर एक्सरसाइज है। वहीं वरुणा दैट इज़ अ नेवल एक्सरसाइज एंड शक्ति विच इज़ एन आर्मी एक्सरसाइज, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ने के पहले मेरा आपसे एक सवाल है, इंद्रधनुष जो एक्सरसाइज है वो कौन सी एक्सरसाइज है, वेदर इट इज़ एयरफोर्स, नेवल और आर्मी एक्सरसाइज, और किन कंट्रीज़ के बीच में होती है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ने के पहले अब तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन, डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, MP नगर जोन 2 भोपाल। So moving on to the next news, this particular segment is very important for GS paper 2, आप याद रखेंगे। What this news is saying that electoral bond amendment is a mockery of transparency। जैसे आप सभी को अगर याद हो तो अभी रिसेंटली मंडे को ही इलेक्ट्रल बॉन्ड्स 2018 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। तो यहाँ पर अपोजिशन का बोलना ये है कि ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं ये सीधा सीधा मजाक उड़ाया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी के नाम पर। हो क्या रहा है, अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं और उसी के चलते हुए कुछ ही दिन पहले ये अमेंडमेंट्स लाए गए हैं जो कि लगातार टसल का विषय बने हुए हैं। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं और इसमें क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं ये स्कीम को लेकर आया गया था सबसे पहले 2018 में। क्यों लेकर आया गया था, जो ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फंड दिए जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इनको लेकर आया गया था। अगर हम बोले तो ये बेसिकली एक प्रॉमिसरी नोट होते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी इनको खरीद सकती है। आप ये देख सकते हैं ये एक सैम्पल इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। अब हो क्या रहा है, कोई भी इन्हें खरीद सकता है और एक पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए इनका यूज़ करते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाह रहे हैं तो आपको इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदना होगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एनकेश करवा सकती हैं, लेकिन सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के ही खाते में। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। इसको ध्यान में रखने के लिए इस तरीके के कदम उठाए गए थे 2018 में। साथ ही इनको जो इशू किया जाता है इनको 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ के मल्टीपल्स में ही इन्हें इशू किया जाता है। और अगर हम इनके मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो वो कोई लिमिट नहीं है। देखिए साथ ही 2018 में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने का एक और मकसद था कि गवर्नमेंट का बोलना था कि हम कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स बन के आएंगे। अब देखिए होता क्या है, इस पूरी स्कीम को आसानी से समझ लेते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। देखिए आप ये यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये एक सैम्पल है। 2018 में जब इसे लॉन्च किया गया तो बोला गया SBI इसका होलसेल बॉडी होगा। ऑलराइट, इसको इस तरीके से समझिए, अगर किसी इंडिविजुअल को कोई बॉन्ड खरीदना है तो वो एक नोटिफाइड बैंक को चूज़ करेगा। जब ये नोटिफाइड बैंक एक इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू कर देंगे, अब बायर्स जो हैं या जो डोनर्स हैं जो इसको देने वाले हैं वो एक चेक या डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। यहाँ पर कैश नहीं दिया जाता। राइट, अब इसके क्या फ़ायदे हैं, जिसने डिजिटल पेमेंट यहाँ पर किया है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के पास आ जाती है। ऑलराइट, अब जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनवा लिए जाते हैं तो ये जिस पर्टिकुलर पार्टी के लिए होते हैं, डोनर उस पार्टी को ये दे देता है। पार्टी का जो अकाउंट है, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है, सिर्फ वहीं पर इस पर्टिकुलर बॉन्ड को रिडीम कराया जा सकता है। तो ये तो रही 2018 की बात। साथ ही 2018 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली गई, आप जैसे यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि जिस दिन से इसको रिलीज़ किया जाएगा, इसकी रिलीज़ से लेके सिर्फ 15 दिन तक ही ये वैलिड होते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं यहाँ पर अमेंडमेंट क्या हुआ है। तो प्रीवियसली जिन 15 दिनों के लिए इसे वैलिड किया जाता था ना, इसकी अवधि को बढ़ाकर +15 डेज़ कर दिया है। दैट मीन्स अब इनकी वैलिडिटी जो है वो 30 डेज़ के लिए हो गई है। और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पर मजाक किया जा रहा है। एडिशनली आप यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं कि ओनली द पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर Section 29A of Representation of the People's Act 1951
which secured at least 1% of vote polled in last general election to the Lok Sabha or to the state legislative assemblies are eligible to receive electoral bonds. So it's time for current oriented one-liners. And first news is India's first private rocket Vikram, as developed by the Hyderabad-based Skyroot Aerospace, is poised to create history as it undergoes final preparation at the Sriharikota launchpad. This mission is named Prarambh. Next, the Indian government recently completed the Mother Tongue Survey of India project. India has participated in the 26th International Malabar Naval Exercise in Yokosuka of Japan. The launches Flood Hub platform for forecast flood. Vice President Jagdeep Dhankar will represent India at the ASEAN India Commemorative Shikhar Summit held at Cambodia. Next, new crab species discovered in the estuary of Cuddalore district by faculty of Annamalai University has been named Pseudolis Annamalai, and this is very important. आप इसका नाम याद रखेंगे क्योंकि ऐसे ही 2016 में एक बनाना का स्पीशी डिस्कवर किया गया था जो कि 11 मीटर हाइट होता है, और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था। इसमें ऑरेंज फ्रूट आते हैं, तो क्वेश्चन था इसे कहाँ डिस्कवर किया गया था। ऑलराइट, और उसका आंसर था अंडमान आइलैंड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ठीक है, रिसेंटली स्यूडोलिस अन्नामलाई जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, इसको कहाँ पर डिस्कवर किया गया है, तो आप याद रखेंगे वेल्लार रिवर, कडलोर डिस्ट्रिक्ट। सो इट्स अ क्विज टाइम एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज एशियन इंडिया कॉमेमोरेटिव शिखर समिट विल बी हेल्ड एट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वॉज फर्स्ट लॉन्च। आप सभी को पता है, करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी यूपीएससी और एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एमपी नगर जोन 2। Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.